Hello everyone, I am Sutapa and you are watching the Mindful Learning Academy. Today we are going to do class 12, poem number 5 from the Flamingo book, A Roadside Stand. The poem has been written by Robert Frost and let's understand the line-to-line explanation of this poem. But before we start with the explanation, let us see about the poet. So, the poem has been written by Robert Frost. Robert Frost was an American poet and a very well-renowned one. He is known for his simple way of writing and he has depicted the rural life in a very magnificent way. In this poem, particularly, Robert Frost is criticizing a social norm, that is, inequality present in the society. He talks about the huge division that is present between the rich and the poor, the haves and the have nots. So let us see what this poem tells us more. So let us start with the poem A Roadside Stand. और ये poem इस तरीके से है. A little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where traffic sped. तो हमारी पोम की शुरुआत होती है एक रोड साइड व्यू से और उस रोड के साइड पे क्या लगा हुआ है, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक घर और वो घर में एक नया छत, जो बहुत छोटा सा छत है लेकिन उस घर पे एक नया छत. और ये क्या है, ये एक स्टॉल है. ये स्टॉल है, आप अक्सर ऐसे स्टॉल्स रोड के साइड पे देखते हैं जहां पे आपको वेजिटेबल्स लोग सेल करते हुए नजर आ जाएंगे, फ्रूट सेल करते हुए नजर आ जाएंगे. सो यहाँ पे भी in this poem also Robert Frost describes such a small stall and he says the little old house. ये छोटी सी स्टॉल जो है ये नई नहीं है, पुरानी है. And he's repeating the word little. Was out with a little new shed. और इसी ओल्ड स्टॉल के ऊपर लगी हुई थी एक छोटी सी न्यू शेड. और लिटिल वर्ड को यू कैन सी इट हैज बीन रिपीटेड. कहाँ है ये स्टॉल? इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड. और बिल्कुल एक रोड के किनारे पे है. एज मीन्स किनारा, तो ये रोड के किनारे पे लगी हुई है. where the traffic sped, जहां पे there is a constant movement of the traffic. गाड़ियां बहुत तेजी से वहां से पास कर जाती हैं. A roadside stand that too pathetically pled. It would not be fair to say for a dole of bread. और वो रोड साइड स्टैंड वहां पे खड़ी है. कैसे? एक पैथेटिकली प्लेड, जैसे प्लीड करती हुई. प्लेड इज द पास्ट टेंस ऑफ प्लीड. प्लीड मीन्स एक रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट करती हुई. और उसकी रिक्वेस्ट कैसी है? एक ऐसी रिक्वेस्ट है जो एक सिंपैथी क्रिएट करे, एक अंदर से एक पिटीफुल फीलिंग को क्रिएट करे. सो वो रोड साइड स्टैंड एक रिक्वेस्ट कर रही है, एक सिंपैथी क्रिएट कर रही है. पैथेटिकली मीन्स सिंपैथेटिकली. सो इस रोड साइड स्टैंड का रिक्वेस्ट क्या है? इट वुड नॉट बी फेयर. और ये फेयर नहीं रहेगा कि वो मांग रही है हमसे कोई खाना. यहाँ पे dole of bread has been used. Now the word dole means portion या एक स्लाइस. तो ब्रेड की स्लाइस नहीं मांग रही है, मतलब खाना नहीं मांग रही है ये स्टॉल. क्या मांग रही है फिर? बट फॉर सम ऑफ द मनी. एंड ये मांग रही है कुछ पैसे. द कैश whose flow supports. एंड वो कैश अगर आएगा तो वो सपोर्ट करेगा. किसको सपोर्ट करेगा? द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट. और वो सपोर्ट करेगा कुछ
डेलिकेट पीपल को, कुछ नीडी पीपल को। और वो पीपल कैसे हैं? दे आर सिंकिंग, डूब रहे हैं। दैट मीन्स दे आर इन अटर poverty. So here our poet, he is speaking about the difference that is present in the society, the difference between the rich and the poor. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो पुअर पीपल हैं वो बिल्कुल अपने गरीबी में डूब रहे हैं। विदरिंग फेंट, फेंट मीन्स बेहोश हो जाना एंड विदरिंग मीन्स धीरे धीरे जो एक फेडिंग प्रोसेस के तरफ जा रहा है, खत्म हो रहा है। तो विदरिंग मीन्स फेडिंग अवे। सो ये पुअर पीपल, वो लोग धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं। दे आर नीडी पीपल, उनको कैश की जरूरत है, उनको मनी की जरूरत है। और ये स्टॉल उन्हीं को ही रिप्रेजेंट करता है, उनके इस पॉवर्टी को रिप्रेजेंट करता है। वो यहाँ पे एक स्टॉल लगा के कुछ बेचने का कोशिश कर रहे हैं, उससे मनी अर्न करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके पास एक फाइनेंशियल सपोर्ट आ जाए। The polished traffic passed with a mind ahead, or if ever sighed a moment, then out of sorts, at having the landscape marred with the artless paint of signs that with N turned wrong and S turned wrong, offered for sale wild berries in wooden quarts, or crooked neck golden squash with silver wreaths, or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean. तो यहाँ पे इन लाइन्स में कहा गया है that the polished traffic passed. अब ये polished traffic क्या है? ये polished traffic डिपिक्ट करता है चमचमाती गाड़ियां, the shiny expensive cars. ठीक है, तो ये shiny expensive cars जो वहां से पास ऑन हो रही है, ये ट्रैफिक, they are passing with a mind ahead. And mind over here means a particular destination. तो उनको जाना है एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे, और वो डेस्टिनेशन को दिमाग में रख के ये शाइनी एक्सपेंसिव गाड़ीज जिनके पास, मतलब द रिच पीपल, दे आर पासिंग बाय। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, नॉर्मली तो ये रुकते नहीं हैं, लेकिन अगर बाय चांस ये रुक गए, इफ दे आर असाइड अ मोमेंट, क्या होता है? देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, और फिर वो वहां पे निकल के देखते हैं, क्या देखते हैं? एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड, मार्ड मीन्स समथिंग दैट हैज बीन स्पॉइल्ड, खराब कर दिया गया है। उस लैंडस्केप को देखते हैं जिसको खराब कर दिया गया है। किससे खराब किया गया है? विद आर्टलेस पेंट्स, आर्टलेस पेंट्स। और वो पेंट्स आपको कहाँ दिख रहे हैं? कहीं पे निकला हुआ पेंट है, कहीं पे थोड़ा बहुत है, कुछ शब्द निकल गए हैं। इन आर्टलेस पेंट्स को वो देख सकते हैं ऑन द साइन बोर्ड्स। तो ऐसे साइन बोर्ड्स रोड के तरफ हमेशा लगे रहते हैं जो उन डिपिक्ट करता है नॉर्थ दिस साइड, साउथ दिस साइड। ये इन साइन बोर्ड्स पे नॉर्मली माइलस्टोन्स बने रहते हैं, डिस्टेंसेस लिखे रहते हैं। तो ऐसे साइन बोर्ड्स जो कि अभी खराब कंडीशंस में है, तो उस पे भी जो नॉर्थ एंड साउथ लिखा हुआ है वो भी अक्सर गलत लिखा रहता है। या फिर ऐसे साइन बोर्ड्स होंगे जो ऑफर करते हैं सेल्स, ऑफर्ड फॉर सेल, और उनमें सेल के बारे में लिखा गया है अबाउट वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। क्वार्ट्स का मीनिंग होता है कंटेनर्स। तो कंटेनर्स, वुडन कंटेनर्स, लकड़ी के कंटेनर्स जिनमें बेरीज सेल आउट हो रहे हैं और सेल में उनके बारे में लिखा गया है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन वो लोग वहां पे देख सकते हैं। या फिर उनको दिखता है crooked necked gold squash. Squash over here means pumpkins. तो pumpkins पे
वी सेल के में लिखा हुआ है कि यू कैन बाय पंपकिन्स एट दिस रेट, तो ऐसे स्क्वैश वहां पे बिक रहे होते हैं। अच्छा, इन पंपकिन्स पे क्या है? इन पंपकिन्स पे है सिल्वर व्रॉट्स, इन पे छोटे छोटे व्रॉट्स है। व्रॉट्स आर बेसिकली, अगर आपने कभी पोटैटो देखा है तो आलू के ऊपर में आपको छोटे छोटे आईज दिखेंगे जहां से रूट्स निकलती हैं और फिर आगे वो प्लांट में ग्रो करती हैं, तो वही होते हैं रॉड्स। तो ऐसे ही छोटे छोटे आपको ओपनिंग्स दिखेंगे जो सिल्वर कलर के हैं, वो स्क्वाश के ऊपर रहेंगे, तो ये आपको वहां पे दिख रहा है। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटिफुल माउंटेन सी, you have the money, but if you want to be mean, why keep your money this crossly and go along? And now our poet says, अब हमारे पोएट क्या कहते हैं कि नहीं तो वो पीपल जो वहां से क्रॉस कर रहे हैं वो देखेंगे वहां के ब्यूटीफुल माउंटेन सीन्स को, और उनके पास यू हैव मनी, यू ओवर हियर मीन्स दीज पीपल हु आर क्रॉसिंग दैट प्लेस, जो गाड़ियों से वो प्लेस को क्रॉस करके जा रहे हैं, तो पीपल क्रॉसिंग दैट प्लेस दे हैव मनी। लेकिन अगर उनके पास पैसा है तो वो मीन भी है, वो सेल्फिश भी है, दे वॉन्ट दे डोंट वॉन्ट टू स्पेंड दैट मनी। Why keep, now the poet is asking us, he's asking his readers, why keep your money this crossly and go along? और वो बहुत गुस्से में पूछ रहे हैं। This crossly means it is the anger that the poet is showing. He says, अब ये पैसा आप अपने पास क्यों रखना चाहते हैं? The hurt to the scenery wouldn't be my complaint. और पोएट कहते हैं कि my complaint, my over here means the poet, and the poet says कि मेरा complaint ये नहीं है कि आप वो पैसा अपने पास क्यों रख रहे हैं, the hurt to the scenery, और ये सब कुछ देख के मुझे बहुत ही दुख होता है। मेरी कंप्लेंट है, मेरी ये कंप्लेंट नहीं है, मगर ये मेरी फीलिंग्स है कि मुझे हर्ट होता है ये सारा नजारा देख के, कि लोग इतने, द रिच पीपल दे आर सो मीन टुवर्ड्स द पुअर पीपल, वो पुअर पीपल के बारे में नहीं सोचते हैं, वो चाहते हैं कि उनका पैसा उनके पास ही रहे, जबकि ये नीडी पीपल दे नीड सम मनी। तो हम आगे देखते हैं इन लाइंस को। So much as to trust sorrow of what is unsaid. Here, far from the city, we make our roadside stand. तो वो कहते हैं कि so much as the trusting sorrows, ये trust कौन करते हैं? ये trust करते हैं poor people। ये पुअर पीपल को बहुत ट्रस्ट है इन लोगों को, इन पासर बाइस के ऊपर, कि वो अपना गाड़ी रोकेंगे और वो वहां से कुछ खरीदेंगे और उनको एक फाइनेंशियल हेल्प होगा। लेकिन ये पुअर पीपल का ट्रस्ट हैज टर्न इनटू सॉरोज, एंड दिस सॉरो हैज बीन दिस सैडनेस, ये द पुअर पीपल दे आर ट्रस्टिंग दिस रिच पीपल, एंड ये रिच पीपल वो लोग उनको इन रिटर्न क्या देते हैं? सैडनेस। सॉरो मीन्स सैडनेस, सो दे आर गिविंग सैडनेस इन रिटर्न। हियर फार फ्रॉम द सिटी, और कहां पे है ये रोड साइड स्टॉल? ये मौजूद है सिटी से दूर। उन्होंने अपना स्टॉल लगाया है सिटी से दूर। क्यों? We make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand. और उन्होंने अपना ये रोड साइड स्टैंड लगाया है सिटी से दूर, ताकि वहां पे आते जाते लोग थोड़ा सा गाड़ी रोके और वहां के लोगों को हेल्प करे कुछ सामान खरीद के। To try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. And now हमारे पोएट कहते हैं कि ये मूविंग पिक्चर्स मतलब जो थिएटर्स में हमको मूवीज देखते हैं,
जो हमको मूवीज थिएटर्स में नजर आते हैं, तो वो कहते हैं कि इन मूवीज में तो दिखाया जाता है कि लाइफ कितना ग्लिटरी है, ये रिच कितना हेल्प करते हैं पुअर को, और वो हमेशा एक हेल्पिंग हैंड फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन इन एक्चुअल ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रोमिसेस सिर्फ मूवीज में ही होते हैं, और ये प्रोमिसेस बहुत ही पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टी ओवर हियर मींस द पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी, द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट इन पावर जो है, वो हमेशा इलेक्शंस के पहले वो अपने एजेंडा में कहते हैं वी विल बी विद द पुअर, हम पुअर का साथ देंगे, उनको खाना देंगे, रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे। लेकिन ये सारी बातें ये सिर्फ और सिर्फ हमें मूविंग पिक्चर्स में ही नजर आता है। इन रियल लाइफ इट इज नॉट द केस। Now let's look into the next stanza. It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in, to live in villages next to the theatre and the store, where they won't have to think for themselves anymore. While greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. So now our poet Robert Frost, he says that ये न्यूज में है कि ये सारे जो पिटिफुल लोग हैं, पिटिफुल किन मीन्स पीपल, their friends, their relatives, ये सारे जो लोग जरूरतमंद लोग, pitiful means someone who needs, the needy people, तो ये जितने भी needy people हैं इन सबको इकट्ठा किया जाएगा, गैदर किया जाएगा, एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, और उनको कहाँ इकट्ठा किया जाएगा? टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, और ये इकट्ठा किया जाएगा, उनको विलेजेस में भेज दिया जाएगा और वो वहां रहेंगे जो थिएटर्स और स्टोर्स के बगल में है। अभी वो कहाँ रह रहे हैं? अभी वो रोड साइड पे रह रहे हैं। when they won't where they won't have to think for themselves anymore, और उनको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि अब वो जिंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे पैसे कमाएंगे। while greedy good doers beneficent beasts of prey, क्यों? क्योंकि कुछ greedy good doers, कुछ लालची लोग जो दिखा रहे हैं कि हम बहुत ही अच्छे हैं, we are good people. Good doers means people who help others, show sympathy and pity on others. तो कुछ good people जो actually दिखा रहे हैं कि हम बहुत सारा बेनिफिशियरी काम कर रहे हैं, अच्छाई का काम कर रहे हैं, लेकिन इन एक्चुअल वो क्या है? वो है बीस्ट्स ऑफ प्रे। वो है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये टाइगर, ये लायन, ये सारे बीस्ट्स ऑफ प्रे है। क्यों? क्योंकि ये अपने ही साथी जो जंगल में रहते हैं उन पे अटैक करके उनको मार के खाना खाते हैं। तो ऐसे ही लोग जो भीड़ में दूसरों का भलाई दिखा रहे हैं कि हम भला करते हैं, लेकिन इन एक्चुअल वो उनका भला नहीं, अपना भला कर रहे हो। swarm over their lives enforcing benefits. Swarm means over here it is a collection, it's a collective noun for bees. bees का collective noun होता है swarm, swarm of bees मतलब पूरा झुंड, पूरा ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसे लोग बिल्कुल झुंड बना के, ग्रुप बना के, बिल्कुल इन लोगों की, ये नीडी पीपल की लाइफ्स पे बिल्कुल बैठे हुए हैं। वो दिखा रहे हैं कि हम कितना आपके लिए बेनिफिशियल काम कर रहे हैं। दैट आर कैलकुलेटेड, और वो जो कुछ भी दिखा रहे हैं वो सब कुछ कैलकुलेटेड तरीके से है, प्री प्लान्ड है, ऑलरेडी पहले से उसका एक निकाला हुआ है, कि प्रोसीजर निकाला हुआ है, एक स्कीम निकाला हुआ है कि हम ये काम दिखाएंगे और इनको लालच में डालेंगे।
और ये क्या होगा, इससे वो सूदिंग इफेक्ट आएगा, एक रिलैक्सेशन इन पुअर पीपल को मिलेगा। एंड उनकी विट्स मीन्स थिंकिंग पावर, तो उनकी सोचने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनको दिखेगा कि हमारे लिए बहुत सारा अच्छा काम किया जा रहा है, बट इन एक्चुअल उनके लिए अच्छा काम नहीं किया जा रहा है, रादर उन पे धीरे धीरे कब्जा किया जा रहा है। लेकिन उनकी ये दिमाग की सोचने की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, कैसे कम होगा, क्योंकि उनको सिखाया जाएगा कि आपको सोना है, आपको आराम करना है, हम आपको इन सब चीजों के लिए पैसा देंगे, फैसिलिटीज देंगे, तो उनको ये टीच किया जाएगा टू स्लीप द होल डे। एंड जब वो पूरा दिन सोएंगे तो वो क्या करेंगे, वो हार्ड वर्क नहीं करेंगे, एंड उससे क्या होगा, उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय होगी, उनकी रातों की नींद, पूरा दिन मेहनत करने के बाद एक इंसान जब रात को सोता है तो उससे बहुत अच्छी नींद आती है, लेकिन जब वो पूरा दिन सोएगा तो ऑब्वियसली उसकी रात की नींद खराब हो जाएगी और उससे रात को नींद नहीं आएगी, तो उसकी रातों की नींद खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और यही तरीका हमारे एंशियंट हिस्ट्री में यूज किया गया था। ओवर हियर एंशियंट हिस्ट्री इज डिनोटिंग टू द ब्रिटिश era, where Britishers when they were ruling on Indian people, और वो क्या करते थे, वो इन इंडियंस जो एजुकेटेड इंडियंस थे उनको कुछ जॉब, अपने गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करते थे, कुछ लोगों जो बहुत एजुकेटेड होते थे उनको लॉर्ड्स की उपाधि देते थे, जमींदार्स की उपाधि देते थे, और ऐसे ही ये राजा महाराजा, इनको लगता था कि ये ब्रिटिशर्स हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं, इंडिया को प्रोग्रेस की तरफ लेके जा रहे हैं, बट इन एक्चुअल उनको ये बहुत लेट से समझ में आया कि इंडिया को वो प्रोग्रेस की तरफ नहीं, सिर्फ एक स्लेव कंट्री बना रहे थे, और ताकि वो अपनी एम्पायर यहाँ पे खड़ा कर सके एंड they can rule over India. So let's move to the next stanza. Sometimes I feel myself, I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer. तो अब हमारे पोएट कह रहे हैं कि कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मैं हार्डली इतना जो तकलीफ है इसको टॉलरेट कर सकता हूं। लेट्स लुक इनटू द डिफिकल्ट वर्ड्स फर्स्ट। तो बेयर मतलब टॉलरेट। देन वी हैव अनदर वर्ड कॉल्ड लर्क्स। लर्क्स का मतलब होता है वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू अटैक। So I'll write it over here, waiting for the right time to attack. Okay. Then we have another word, although this is in the next fifth line, sequel of breaks. Sequel actually means sound. So let me do this much. Okay, there's one more word, vain, and vain means something which is without any result, जिसका कोई result नहीं निकलता है. So something that is without any result. Let's see the meaning. Now sometimes I feel myself, I can hardly bear. तो हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि वो इस तकलीफ को अब टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। यहाँ पे चाइल्डिश लॉन्गिंग का मतलब क्या है? चाइल्डिश लॉन्गिंग मीन्स दैट जैसे एक बच्चा वो अपने किसी उसको जो चीज चाहिए उसके लिए वो बहुत ही बेकरार से वेट करता है कि उसे वो चीज मिल जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे उसका वो वेटिंग जो है वो कोई रिजल्ट नहीं लाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक बच्चा है जिसने अपने फादर को बोला है आज मुझे ये टॉय आप ला के देना,
तो जब उसके पापा जाते हैं, कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें टॉय ला के दूंगा, या वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरे पापा शाम को जब ऑफिस से आएंगे तो ये टॉय मुझे ला के देंगे। तो उसकी जो पूरे दिन की वेट होती है वो एक चाइल्डिश लॉन्गिंग रहती है, एक चाइल्ड जैसे लॉन्ग वेटिंग पीरियड की वेट होती है। और शाम को जब उसके फादर लौट के आते हैं और नहीं लाते हैं वो टॉय, तो उसका ये वेटिंग का रिजल्ट क्या होता है? विदाउट अ रिजल्ट। तो ये वेन में चला गया। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, और वहां पे ये सैडनेस जो है, जो पुअर पीपल वेट कर रहे हैं एक राइट टाइम आने का, लेकिन वो राइट टाइम अगर आता भी है तो वो नॉर्मली क्या होता है, सम गुड डूअर्स, ग्रीडी गुड डूअर्स के थ्रू वो अपने मतलब के लिए उनको यूज करते हैं, उन पे अटैक करते हैं। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। तो ये वेटिंग जो है ये उनके लिए अब एक इबादत सा हो गया है। वो हमेशा इस प्रेयर में रहते हैं कि हमारे यहाँ पे काश कोई गाड़ी आके रुके और हमें हमसे कोई सब्जी खरीदे और हमें थोड़ा सा सिटी मनी मिले। For the sequel of brakes, the sound stops of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are. And one did stop, but only to plow up grass, in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound. तो अब हमारे पोएट कह रहे हैं कि ये जो गाड़ियों की ब्रेक्स की आवाज है, ये ब्रेक्स की आवाज कभी कभार हमें मिलता है। ये साउंड ऑफ ब्रेक्स आता है जब, कब होता है, जब कोई गाड़ी वहां पे आके रुकती है। और जब ये गाड़ी रुकती है तो वो गाड़ी क्यों रुकती है? ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स। तो वहां पे जो कार्स रुकती हैं वो रुकती है अपने सेल्फिश मोटिव्स के कारण से। कोई इंक्वायर करता है फार्मर से, आज टिंडे कितने के दिए भैया, आज आलू कितने के हैं, आपका टमाटर कितने का है। सो इफ दे आस्क द फार्मर्स द प्राइसेस। एंड इसके अलावा भी एक गाड़ी और आके रुकी थी, लेकिन वो गाड़ी क्यों रुकी थी? उसको वहां पे टर्न लेना था, और जब उसने वो टर्न लिया उसने क्या किया? उसने वहां के घास को उखाड़ दिया। सो प्लाउ अप द ग्रास ओवर हियर मींस टू टेक आउट द ग्रास फ्रॉम द ग्राउंड, उखाड़ देना। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, और वो कैसे उखाड़ा था घास को? जब वो गाड़ी को घुमा रहे थे, टर्न कर रहे थे, तब उन्होंने घास को उखाड़ा था। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, और एक तीसरी गाड़ी भी आके रुकी थी, लेकिन वो गाड़ी किस लिए आके रुकी थी? वो आके पूछी थी कि ये रास्ता आगे कहाँ जाता है। तो ये डेस्टिनेशन, ये रोड हमें आगे किस डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा। तो किसी इंक्वायरी के लिए रुकी थी, इसलिए नहीं कि उनको कोई सब्जी लेना था इन रोड साइड स्टॉल्स से। Now let's look into the next stanza. And another to ask, could they sell it a gallon of gas? They couldn't, this crossly. They had none, didn't it see? No, in country money, the country sale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. Or so the voice of the country seems to complain. I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. And then the next day, as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. तो अब इन दोनों स्टैंजर्स में हमारे पोएट कहते हैं कि एंड अनदर, एक और गाड़ी आके रुकी, एंड अनदर टू आस्क, एक और गाड़ी रुकी, और दिस टाइम वो गाड़ी किस लिए रुकी थी? टू आस्क is there if this stall is selling gallon of gas. So gallon is actually a measurement, and since our poet is an American poet, तो वहां पे यूएसए में
वी नो दैट वहां पे जो फ्यूल पंप्स होते हैं वो गैस से फ्यूल उनका मेन जो यूज होता है फ्यूल का वो गैस होता है. तो फ्यूल पंप्स जो है वो गैस पंप्स है. एंड यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि क्या आप कि यहाँ पे गैस पंप है, क्या आप गैस सेल करते हैं. And they couldn't. And here we can see कि हमारे पोएट बहुत गुस्सा हो गए हैं. He is speaking very angrily. कि क्या उनको नहीं दिखता है? Didn't it see? क्या उनको नहीं दिखता है? They had none. कि उनके पास ये गैस नहीं था. क्या उनको नहीं दिखता है? फिर भी ये गाड़ी रोक के पूछ रहे हैं क्या आपके पास गैस फिल करने के लिए कोई इंतजाम है? No, in country money, the country scale of gain. So यहाँ पे next last stanza में the poet says that ये जो poor people हैं वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पैसा चाह रहे हैं. और वो पैसा कैसे चाह रहे हैं? अपने जो वेजिटेबल्स हैं, जो उनके पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, उनको सेल करके चाह रहे हैं किसी तरीके से. वो बेगरी नहीं कर रहे हैं, वो भीख नहीं मांग रहे हैं, वो चोरी चमारी नहीं कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू अर्न द मनी विद अ सेल्फ रिस्पेक्ट. लेकिन the requisite lift of spirit has never been found. So let's look into this. Now, country money over here. Country basically means the village area. ठीक है, विलेज और रूरल एरिया. तो रूरल एरिया का सिर्फ एक ही उनका चाहिदा है, उनका एक ही डिमांड है दैट दे वांट सम मनी, और वो मनी कंट्री मनी हो. सिटी के लोग आए यहाँ पे, थोड़ा सा अपना पैसा खर्चा करे और वो उनसे एक इनकम जनरेट करे. रिक्विजिट मीन्स रिक्वायर्ड. So you can write it down. Requisite means required. Lift of spirit means energy और enthusiasm. किसी भी चीज का खूब enthusiasm. So energy or enthusiasm. And voice of the country means the voice of the poor people or the villagers. ठीक है? Okay. So let's look into these lines. So our poet says that ये rural लोग, ये villagers, ये जो poor people हैं, ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी मनी को गेन करना चाह रहे हैं. और इसके लिए उनको क्या चाहिए? वो अपनी स्पिरिट्स को हाई रख के एवरी डे दे वेट. उनका एक चाइल्डिश वेट होता है. एवरी डे वो अपने स्पिरिट्स को हाई करते हैं और वहां पे वेट करते हैं कि आज यहाँ पे कोई गाड़ी आएगी, रुकेगी और हमसे कोई सामान खरीदेगी. और ये वेट जो है ये इनका पूरा नहीं होता है और एक कंप्लेंट आता है. कंप्लेंट क्या आता है? कि आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी. एंड नाउ द पोएट फील्स दैट ही कैन नॉट हेल्प दीज पीपल to put these people at one stroke out of pain. And the next day, as I come back into the sane. Sane actually means over here reality. Reality. Sane over here means coming back to reality. So our poet says कि मैं एक झटके में इन लोगों का पेन थोड़ा तो कम कर सकता हूं, लेकिन ये जो पेन कम करूंगा ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज में रहेगा, क्योंकि वो उनको जब पैसा मिलेगा तो वो उस पैसे को खर्चा कर देंगे और फिर से वो वापस अपने पुराने कंडीशन में आ जाएंगे. तो ये उनको एक बहुत लंबा रिलीफ नहीं देने वाला है. एंड आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम. एंड द पोएट हैज एन एक्सपेक्टेशन. पोएट की एक एक्सपेक्टेशन है कि उसके ऑडियंस, उसके रीडर्स और नॉर्मल सिटी पीपल वो अपना एक हेल्पिंग हैंड ऑफर करे और इन लोगों को के लिए थोड़ा सा हेल्प करे. और जब वो इन लोगों के लिए हेल्प करेंगे तो द पोएट इज गोइंग टू कम आउट ऑफ हिज पेन. सो विथ दिस we come to the end of the line to line explanation. And now let's look into the literary devices, poetic devices of this chapter. तो मैं शुरुआत करूंगी इसके पोएटिक डिवाइसेस से. एंड
let me come back to the first stanza. So, सबसे पहला poetic device जो हमारा use किया गया है, you can see the rhyming scheme. Now, there is no particular rhyming scheme in this poem. No fixed rhyming scheme. कहीं पे तो हमको rhyming words मिलते हैं. For example, you can see shed, sped, pled, bread. Okay, supports, faints. Again, ahead, sorts, paints, wrong. So here there is no rhyming scheme. And over here we find a little bit of rhyming scheme. So एक fixed rhyming scheme नहीं use किया गया है. So the first rhyming scheme, about the rhyming scheme, we can say that there is no rhyming scheme, fixed rhyming scheme used in this poem. Okay. Now the next literary device that has been used is, now the next literary device that has been used is enjambment. So the second literary device that has been used over here is enjambment. Let me just take the ink. Okay. Just hold on for a second, and we have a little bit of issue, so I will write it over here, enjambment. Good. So enjambment means जब एक लाइन कंटिन्यू होता है नेक्स्ट लाइन पे विदाउट एनी फुल स्टॉप और कॉमा. So you can find the enjambment in line number 1. You can see that line is actually continuing to the second line, and we can find वो second line पे आके finally we see a comma. Similarly, if you come down to the second stanza, you will find here in the first line we have this ahead, और उसके बाद हमें यहाँ पे sorts, paints, wrong तक कुछ भी punctuation marks नहीं यूज किया गया है, and कोई भी punctuation marks नहीं यूज किया गया है, and this is sort of writing skill is called as enjambment. The third literary device that has been used is repetition. You can find this word little and little. ये repeat किया गया है same line में. So this is called as repetition. Okay. Now the fourth literary device that has been used is personification. What is personification? Personification is basically जब personification कहा जाता है when we right. So the fourth literary device that has been used over here is personification. Now personification is when a non-living thing or an animal has been given the quality of a human being. So we find personification कहाँ पे? See in this line, a roadside stand pathetically pled. तो यहाँ पे हमें दिखता है personification. पैथेटिक कंडीशन में कौन रहता है? क्या एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पैथेटिक कंडीशन में रहेगा? बिल्कुल नहीं. पैथेटिक कंडीशन में एक ह्यूमन बीइंग जो लिविंग है वो रहता है. तो यहाँ पे रोड साइड स्टैंड जो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसको ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है. हेंस वी फाइंड ओवर हियर personification. Okay, that is humanification. Okay, now the next literary device that we find in this poem is alliteration. Now alliteration is basically repeating of a consonant sound in the same line at the starting of the word. So when you see this pathetic P and the pled P, इनका word start हो रहा है with the consonant sound p, that is P, and this is
coming one after another in the same line. This is called as alliteration. So we find alliteration also in this poem. Now the next important literary device that is present here is transferred epithet. और ये बहुत ही important है, transferred epithet. Epithet क्या होता है? Epithet is basically when there is a there is an adjective and there is a noun. Okay, यहाँ और adjective जो है वो डिस्क्राइब करता है एक नाउन को, they two are placed together. लेकिन transferred epithet में क्या होता है, that this adjective which is present, it is not describing the noun with which it is associated. जो noun उसके साथ associated है, साथ में है, वो उसको नहीं describe कर रहा है, rather एक दूसरे noun को describe करता है जो उसके साथ में नहीं है, इसीलिए वो transfer किया गया है. Transferred epithet. Now if you look into this line, like for example, polished traffic over here, polished traffic. ये polished traffic, क्या traffic polish होता है? Polished is an adjective over here and traffic is the noun. ठीक है, तो हमारा traffic polished नहीं है. Polished कौन है? Polished है human beings, especially the city people. They are polished. So here we find transferred epithet. Okay, there is one more, the sadness that lurks the window. That is also a transferred epithet. We will find it in the next stanzas. Okay, now the next important literary device that is present over here is a metaphor. A metaphor is present in trusting sorrows. So that is present in our next stanza, trusting sorrows. Over here, we find the literary device metaphor. What is a metaphor? Metaphor is a comparison, an implied comparison. ठीक है, two objects को compare करके ये इसकी तरह है, implied meaning आता है. लेकिन यहाँ पे comparison जो होता है, it is not done with the words like as, like, as if, ऐसे वर्ड्स के साथ उसको कंपेयर नहीं किया गया है. रादर एक इम्प्लाइड मीनिंग वहां पे आता है. मतलब वो वर्ड जैसे ट्रस्टिंग सॉरोज का एक्चुअल मीनिंग यहाँ पे क्या है कि ट्रस्टिंग सॉरोज कैसे को ट्रस्ट किया जा सकता है? सॉरोज को वी कैन नॉट ट्रस्ट. ओके, नाउ यहाँ पे ट्रस्टिंग एक्चुअली इज बीइंग इम्प्लाइड टू द रिच पीपल and sorrows is implied to the poor people. Okay, therefore we have this literary device metaphor. And now we have another important literary device, that is oxymoron. You can write it down. What is an oxymoron? Oxymoron is a literary device where two opposite words are used. Two opposite words are used. Okay, now where do we find this word oxymoron? We find it in the next stanza, greedy good doers. तो यहाँ पे आपको मिलेगा oxymoron. And oxymoron में क्यों है ये two opposite words? क्योंकि जो greedy होगा वो कैसे दूसरे का भलाई करेगा, वो अपनी भलाई का सोचेगा. And जो good doers होंगे वो greedy नहीं होंगे. So two opposite words has been used over here. So here we find oxymoron. Okay, now another one is beneficent beast of prey. Now जो beneficent है, beneficent again means something that is good, जो दूसरे का अच्छा करते हैं, भलाई करते हैं. And beast of prey कौन होता है? जो दूसरे पे अटैक करके उनको अपना भोजन बनाते हैं या उन पे they become powerful. Okay, now somebody who is good, how can he or she attack other people or take them for granted and use them for their own benefit? अपने benefit के लिए वो दूसरों को कैसे use कर सकते हैं? So again two opposite words has been used over here, beast of prey.
So we find oxymoron over there. Okay, now let's move on to the next stanza. And in the next stanza, I'll just give me a second and I just clear this, and then over here just see, and another, और इसके बाद एक और इसमें चले जाते हैं, एक और हम नेक्स्ट स्टैंजा में चले जाते हैं, and another. So you have two consecutive lines, and another. For example, and another to ask the way to where it was bound. यहाँ पे भी हमारा लाइन शुरू होता है and another से, and इसके बाद वाला नेक्स्ट स्टैंजा में भी and another to ask they sell it a gallon of gas. तो दोनों लाइंस में we have a repetition of the word and another, and such a instance is called as anaphora. What is anaphora? Then anaphora is repetition of few words in two or more consecutive lines. जब दो या दो से ज्यादा लाइंस पे repetition होता है तब इसको कहा जाता है anaphora. इसके अलावा हमारे पास दो और पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं. वो क्या है? वो एक है वी हैव assonance and the other one is consonance. What is assonance? Assonance is when we have the repetition of the vowel sound words. ठीक है, vowel sounds. For example, A, E, I, O, U. ये हमारे vowels हैं. जब इनकी repetition होती है किसी लाइन में तो उसको कहेंगे assonance. For example, you can see that we have the I sound for O sound. Okay, another, to, put, gallon, of O sound is being repeated. So this is an example of assonance. For consonants, you can have a look of put, pain. Over here also, put, people, pain. So P sound is again and again repeated in that same line. So this is an example of consonants. With this, we come to the end of this poem, and I hope you liked the line-to-line explanation as well as learning the literary devices, the poetic devices of the poem. To see my videos further, you need to subscribe me and hit the bell icon. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप मुझे और ज़्यादा देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो जल्दी से मुझे एक लाइक, थम्स अप करके लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन रहेगा. तो थैंक यू एवरीवन. थैंक यू फॉर बीइंग with me and learning in the Mindful Learning Academy.